नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज़ को। पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा वीडियो दर वीडियो। जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। तो ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज़ को शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ना क्यों है। देखिए, सिर्फ ज्योग्राफिकल थॉट की बात नहीं है यहाँ पर बात सिर्फ थॉट की है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, XYZ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि उस सब्जेक्ट से, उस विषय से जुड़े हुए कुछ विद्वान रहे होंगे जिन्होंने उस विषय के बारे में चिंतन किया होगा, रिसर्च की होगी और अपने विचार व्यक्त किए होंगे। फिर नए चिंतन करने वाले लोग आए होंगे, नए विद्वान आए होंगे, फिर पुराने वालों के विचारों से नए वाले विचारों का क्लैश हुआ होगा, आपस में टकराव हुआ होगा, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ होगा और इस तरह से ख़राब चीज़ें छूटती चली गई होंगी और नई नई चीज़ें सब्जेक्ट में आती चली गई होंगी और सब्जेक्ट डेवलप करता चला गया होगा। तो अगर हमें ये जानना है कि कोई भी सब्जेक्ट कैसे विकसित हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, तो हमें उसके विचारक, उसके विद्वानों के बारे में पढ़ना है, उनके विचारों के बारे में भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है कि उन्होंने कौन कौन सी ऐसी खोज की हैं जिन्होंने एक विषय विशेष के विकास में सहायता प्रदान की है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन के बारे में, भौगोलिक विचारकों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अब डायरेक्ट मैं अगर आपसे बताऊं कि हाँ भाई चलो ये वाला ज्योग्राफी का जो विद्वान है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि बेसिक क्या है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी शुरू कहाँ से होती है। तो बहुत ही टू द पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है या मैं लिखूंगा उसको आप नोट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नोट नहीं करना चाहते हो या आपका छूट जाता है तो आपको मैं PDF भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द PDF में एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स लिखे होंगे और आप उनकी फ़ोटोकॉपी कराओ, आप उनको नोट करो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। पहले वीडियो आएगी, उसके बाद उसके PDF दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का PDF इस वीडियो के बाद आएगा, तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लो। और इस चैनल पर भी अगर आप नए हो और आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो और ख़ासकर ज्योग्राफिकल थॉट और जितने भी हायर क्लासेस यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी के ब्रांचेस हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, क्योंकि नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भाई क्वेश्चन तो यही आता है ना कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का आखिर मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी का क्या अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यही देखें कि ये जो शब्द है, शब्द ज्योग्राफी जो है ये आया कहाँ से। ऐसा कहा जाता है कि जो ज्योग्राफी का टर्म है यानी जो शब्द ज्योग्राफी है इसका ओरिजिन हुआ था लगभग 2300 साल पहले। लगभग 2300 साल पहले ज्योग्राफी शब्द का ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। लेकिन जब हम ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ते हैं तो हमें एक विचारक का नाम बताया जाता है कि इन्होंने ज्योग्राफी टर्म का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। ये ग्रीक यानी कि यूनानी विचारक थे, इनका नाम था इरेटोस्थनीज, ठीक है, नोट कर लीजिए, इरेटोस्थनीज इनका नाम था। ये अलेक्जेंड्रिया से बिलोंग करते थे, ये एक ग्रीक ज्योग्राफर थे। ग्रीक को हिंदी में यूनानी ज्योग्राफर कहा जाता है।
तो इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का टर्म यूज किया था और इनके बाद आने वाले सभी विचारकों ने फिर इस शब्द को मान्यता दी और हम इस शब्द को आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। और देखिए इस सब्जेक्ट का नाम ही ज्योग्राफी पड़ गया है। ठीक है, तो ज्योग्राफी एक तरह से देखा जाए तो सभी ने इस शब्द को एक्सेप्ट किया, इस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट किया और आज तक हम इसे पढ़ रहे हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था। अब जब आपने ये जान लिया कि ये शब्द कहाँ से आया, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहीं कहीं पर हेरोडोटस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको बता देंगे अगर कोई भी चीज़ क्लैश करती है, किसी चीज़ के दो आंसर मिलते हैं या फिर दोनों ही सही माने जाते हैं, तो जितने भी कन्फ्यूज़न है आने वाले वीडियो के साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। इनको हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए कि जो इरेटोस्थनीज हैं उनको हम ज्योग्राफी के पापा यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी टर्म का यूज किया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या है? अब ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो दो शब्द? सबसे पहले तो याद रखिएगा, दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं वो दो शब्द? सबसे पहला है जियो, दूसरा है ग्राफीन। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे कहीं कहीं पर जियो प्लस ग्राफी भी लिखा होगा, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? ओरिजिनल ज्योग्राफी टर्म की बात हो रही है। ओरिजिनल किसने दिया था? ग्रीक ज्योग्राफर ने दिया था। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज के शब्दों से ही इसका नाम बनाया होगा। तो जियो और ग्राफीन, जियो का मतलब वही होता है जो आपको पता है, अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफीन का मतलब क्या होता है या ग्राफी का मतलब क्या होता है? ड्रॉ करना या डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज को बनाना या किसी भी चीज का वर्णन करना, किसी के बारे में विवेचना करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, डिस्क्राइब करना, जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूं? डिस्क्राइब कर रहा हूं। ठीक है, तो ग्राफीन का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना। तो ग्रीक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है जियो प्लस ग्राफीन। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्राइब या ड्रॉ करना। ठीक है, तो अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना या अर्थ के बारे में कुछ भी ड्रॉ करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यहां लिखिए आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन ही क्या है? ज्योग्राफी है। मतलब आपको समझ में आ गया, ज्योग्राफिकल टर्म जो है या ज्योग्राफी टर्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफीन। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन करना या डिस्क्राइब करना, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर? अभी हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो किसी एक ज्योग्राफर ने नहीं बल्कि कई सारे ज्योग्राफर हैं या फिर आप कहें लगभग हर ज्योग्राफर ने अपनी अपनी ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है। अब ये तो संभव है नहीं कि हम सारी की सारी डेफिनेशन याद करें, तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो डेफिनेशंस हैं उनको हम याद करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हैं, इनके बाद कुछ और भी डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो मैंने आपको बताया, इरेटोस्थनीज, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? अगर आपको याद है कि मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको, जो ज्योग्राफी के शब्द का अर्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इनकी डेफिनेशन एज इट इज वही है। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करने वाला, पृथ्वी के बारे में बताने वाला जो विषय है उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? इरेटोस्थनीज ने दी है। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ प्लेसेस नॉट ऑफ मैन। ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो कि प्लेसेस, किसी क्षेत्र के बारे में, किसी जगह के बारे में पढ़ता है, जगह विशेष के बारे में पढ़ता है, ना कि मैन के बारे में पढ़ता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? एक ऐसा साइंस जो क्षेत्र के बारे में पढ़ता है, ना कि मैन के बारे में पढ़े।
ये किसने दी है? विडाल डिला ब्लाश ने ये डेफिनेशंस दी है। तीसरी डेफिनेशन क्या है? ज्योग्राफी एम्स टू स्टडी द अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी का उद्देश्य है कि वो पृथ्वी के जो सरफेस है, पृथ्वी जो है उसके बारे में पढ़े। ठीक है, किस रूप में पढ़े? विच इज द होम ऑफ मैन। इस रूप में पढ़े कि वो मानव का, वो ह्यूमन बीइंग का, वो हमारा घर है। क्या कहती है? एक बार फिर से देख लेते हैं। ज्योग्राफी का उद्देश्य क्या है? कि हम अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ें एज अ होम ऑफ मैन, मनुष्य के घर के रूप में। ज्योग्राफी एम्स टू स्टडी द अर्थ सरफेस विच इज द होम ऑफ मैन। ये डेफिनेशन किसने दी है? कार्ल रिटर ने दी है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस हैं। एक एरेटास्थनीज की है, दूसरी विडाल डिला ब्लाश की है, तीसरी है कार्ल रिटर की। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित डेफिनेशन है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके नेट वगैरह का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बहुत ही सिंपल सी यही डेफिनेशन पूछ लेता है। किस्मत अच्छी है तो ही ये आता है, अदरवाइज और भी पूछ लेते हैं। लेकिन ये सबसे इजी और सबसे प्रचलित डेफिनेशन है एरेटास्थनीज की दी हुई कि ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। उसके अलावा आप ये भी नोट कर लीजिए, विडाल डिला ब्लाश और कार्ल रिटर। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन जो है, जो कि हमारे टीचर्स ने हमको बताई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे भी पर्सनली लगता है कि वो सबसे अच्छी डेफिनेशन है जो कि ज्योग्राफी को डिफाइन करती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम उस डेफिनेशन के बारे में। ये डेफिनेशन क्या कहती है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सटीक डेफिनेशन ये है। ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट। देखिए, जो शब्द मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, उन पे आप खास ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा सटीक। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, बहुत ही ज्यादा सटीक। ऑर्डरली का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से। और रेशनल का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा तर्कसंगत, यानी कि समझदारी से परिपूर्ण। तो इन 3 शब्दों पे खास ध्यान दीजिएगा। ये 3 शब्द ही इस डेफिनेशन की आत्मा है, सोल है। क्या कह रही है ये डेफिनेशन? ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड। ज्योग्राफी किस बात का, ज्योग्राफी क्या कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है? कि वो आपको प्रोवाइड कर रही है एक्यूरेट, यानी कि सटीक, क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से, 1 बाय 1 जैसे चीजें होती हैं वैसे क्रमबद्ध तरीके से। तीसरी है रेशनल, यानी कि तर्क संगत तरीके से। डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रही है, इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर रही है। किस चीज का? अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाले वेरिएबल कैरेक्टर्स के बारे में। अब अर्थ सरफेस पर क्या पाया जाता है भाई? बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। आप देखोगे अगर अपने चारों तरफ, तो अर्थ सरफेस पर हजारों चीजें हैं, लाखों चीजें हैं। उन सभी हजारों लाखों चीजों की एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन और उनका इंटरप्रिटेशन जो सब्जेक्ट करता है, उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। समझ लीजिए इसको और रट लीजिए इसको। मैं कह रहा हूं इसको रट लीजिए। ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनका बहुत ही सटीक, बहुत ही तर्कसंगत, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करने वाले विषय को हम ज्योग्राफी कहते हैं। रिचर्ड हार्टसोन ने ये डेफिनेशन दी है और ये बहुत ही ज़्यादा सटीक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, बस इतनी ही डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। हमने विडाल डिला ब्लाश, कार्ल रिटर, एरेटास्थनीज और सबसे लास्ट में मैंने आपको रिचर्ड हार्टसोन की डेफिनेशन बताई है। आपके पास बुक है, आप बुक से आप चाहो तो और भी डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये 4 डेफिनेशंस बता रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आपको सिर्फ एक डेफिनेशन बताऊंगा रिचर्ड हार्टसोन की, फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो 2-3 और बता देते हैं ताकि लोगों के पास
क्या विविधता हो जाएगी, वेरिएशन हो जाएगा कि एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। तो आप चाहें तो अपनी किताब से 3, 4, 5, 6, 85 डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं जोर देके कह रहा हूं कि आप रट लीजिए, एकदम घोल कर पी जाइए। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अभी हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, स्कोप क्या है ज्योग्राफी का। देखिए, जब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी का जो विषय क्षेत्र है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। मतलब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, कुछ स्कोप में आने वाले जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में लिख दिया है, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। ज्योग्राफी इतने ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, कि इसका स्कोप अंतहीन है, इन्फिनाइट है बोल सकते हैं आप। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पढ़ना है तो कुछ पॉइंट्स में हम पढ़ लेते हैं कि ज्योग्राफी का स्कोप क्या है। देखिए, ज्योग्राफी को मोटा मोटी 2 ब्रांचेस में बांट लिया है हमने, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब जिसका संबंध सिर्फ नेचर से है, प्रकृति से है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। और ह्यूमन ज्योग्राफी, भाई ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मानव से संबंधित है, यानी कि इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस है, भर भर के है, जितना दिल चाह रहा है उतना है, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब कि कोई भी आकृति जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर बनी हुई है, एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में, उसके आगे पीछे का इतिहास या फिर जो भी उसके साथ होने वाला है, उसमें कौन कौन से प्रक्रियाएं काम करती हैं, वो कैसे बना, कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसी है, अब जैसी भी है तो वैसी क्यों है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। मतलब एक बहुत बड़ा अलग से ये भी सब्जेक्ट है जिसको हम जब पढ़ने बैठेंगे तो महीनों बिता देंगे, तब जाके आप ये पढ़ पाएंगे। इसी से संबंधित एक और है, वो है ओशनियोग्राफी। ओशनियोग्राफी क्या है भाई, नाम से पता चल रहा है ना, समंदर के बारे में, महासागरों के बारे में, उनके सरफेस से लेकर उनके भीतर तल तक गहराई में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उन सब की जानकारी हमको ओशनियोग्राफी में मिलती है, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी मैंने 2 बार लिख दिया है, तो ये हो चुका है। मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी का मतलब क्या है, मौसम विज्ञान, ये जलवायु से ही संबंधित है, ठीक है। मौसम विज्ञान, भाई जलवायु किसी बड़े क्षेत्र की होती है, मौसम किसी छोटे क्षेत्र का होता है, लेकिन मौसम विज्ञान में भी अध्ययन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस हमारा जो स्टडी का एरिया है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसके अलावा जियोलॉजी भी इसमें आ सकता है, इसमें 50 तरीके के और सब्जेक्ट आ सकते हैं। केमिकल ज्योग्राफी ले लीजिए, ठीक है, बायोलॉजिकल ज्योग्राफी ले लीजिए, बायो ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इंसान का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि इसका जो स्टडी होती है ना ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो ह्यूमन सेंट्रिक होती है। क्या है, सोशल ज्योग्राफी, भाई इंसान का समाज कैसा है, समाज कैसे कैसे भिन्नताएं पैदा करता है, कैसे कैसे उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे जैसे क्षेत्र बदल दिया जाता है, अलग अलग महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो अलग अलग तरीके का समाज मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, समाज की परंपराओं के बारे में स्टडी करते हैं सोशल ज्योग्राफी में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या करते हैं भाई, अब समाज है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ना कोई तो नेता बनेगा, नेता बनने की सबको आदत है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, टेरिटरी कैसे डिफाइन की जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिटरमाइन की जाती हैं, और जियो पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल जो भी फिनोमेना है उसका ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ने के लिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, भाई इंसान है, इंसान को चाहिए पैसा, है ना, बाप बढ़ाना भैया, आगे का आप जानते ही हैं, तो पैसा चाहिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पैसा हम कैसे कमा रहे हैं, किसी भी समाज का इंसान, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड लेवल के लोग हैं, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, रिच क्लास,
बहुत ही ज़्यादा रिच क्लास, सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो क्या क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ऑफिसेस के बारे में, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कल्चरल ज्योग्राफी, लोगों की परंपराओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कल्चर है, किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, वो कौन कौन सी रस्में, कौन कौन से रिचुअल्स हैं उनके, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसी में हम उनका खाना पीना भी देखेंगे। भाई खाना लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं, अब सब हमारे आपकी तरह दाल चावल रोटी नहीं खाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल वही होता है लेकिन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बनाने का तरीका अलग होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहनावे की बात करेंगे कि लोग कैसे पहनते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, ऑर्नामेंट्स के बारे में, तो कल्चरल ज्योग्राफी में सब आ जाएगा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, अब एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो थोड़ा सा इसमें फिजिकल भी है, लेकिन करेगा तो ह्यूमन ही ना एग्रीकल्चर। ऑटोमेटिक तो नेचुरल वेजिटेशन होती है, जंगल के बारे में वो अलग चीज़ है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम किसी भी जगह की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और फिर वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की जलवायु के अनुसार वहाँ के लोग कौन कौन सी क्रॉप्स उगा सकते हैं, और फिर उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग डायमेंशंस के बारे में हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अब सेटलमेंट ज्योग्राफी का मतलब जो भी लोग रहते हैं उनके घर का स्टाइल क्या है। जैसे आप देखोगे ना कि यूरोपियन घर, अमेरिकन घर, इंडियन, अफ्रीकन या फिर अरेबियन कंट्रीज़ के घर, रशियन घर, आपको हर जगह पर अलग अलग तरह के घरों का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, सब लोगों के घर बनाने का तरीका अलग होता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी में। तो ये तो एक हमारा बेसिक स्कोप हो गया है, लेकिन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए इसको कुछ 4-5 ग्रुप्स में बांटा भी गया है। आगे हम उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो ग्रुप होने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए और आगे हम पढ़ेंगे उन ग्रुप्स के बारे में कि क्या क्या हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में। स्कोप को पढ़ने के बाद हमने स्कोप में देख लिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी का एक मोटा माटी डिवीज़न हमने किया, लेकिन और ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम डिवीज़न करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए या फिर वो कौन कौन से फील्ड हैं जो कि ज्योग्राफी को सपोर्ट करती हैं, ज्योग्राफी सपोर्टिंग फील्ड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर 5 ग्रुप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। इसमें पहला ग्रुप है हमारा अर्थ साइंस का ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं अर्थ साइंस में? जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड मीटियोलॉजी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान और भू विज्ञान या फिर मौसम विज्ञान, ये तीनों ही चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इकोलॉजी ग्रुप की बात करें जिसमें आता है हमारा बायो ज्योग्राफी, यानी कि जो भी जीव जंतु हैं, इसमें ह्यूमन भी आता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं, हर चीज़ इसके अंदर आती है। बायो ज्योग्राफी के बारे में हम इकोलॉजी ग्रुप में पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पर भी हो सकते हैं, प्रकृति जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है जो कि हमारे जीवन यापन में, हमारे सर्वाइवल में काम आती हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रकृति ने दिए हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग कैसे करनी है वो हम इकोलॉजी ग्रुप में पढ़ेंगे। अब बात करें रीजनल साइंस ग्रुप की। रीजनल का मतलब किसी क्षेत्र विशेष की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष, जैसे कि इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, या किसी भी कंट्री XYZ की आप बात कर लीजिए, उसकी पॉपुलेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रीजनल प्लानिंग, पॉपुलेशन को लेके ही हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, घर कहाँ होंगे, ऑफिसेस कहाँ होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों की रीजनल प्लानिंग हमें करनी है। और जब ये सारी प्लानिंग हो जाएगी तो हम काम किस पे करेंगे? इकोनॉमिक्स पे काम करेंगे कि भाई सोसाइटी तो बस गई, सारा प्लानिंग भी हो गया, अब पैसा कमाना है तो उसको कैसे कमाया जाए। तो रीजनल प्लानिंग के साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी प्लानिंग हम रीजनल साइंस ग्रुप में कर लेंगे। फोर्थ आता है हमारा एरिया स्टडी ग्रुप। एरिया स्टडी ग्रुप का मतलब यहाँ पे भी किसी क्षेत्र विशेष की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो इंडिया से रिलेटेड हैं, लेकिन क्योंकि हम इंडिया में आपको पढ़ा रहे हैं तो हम इंडिया बता रहे हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर कोई भी कंट्री ले सकते हैं, USA ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, ठीक है,
कुछ भी ले लीजिए आप। तो एरिया स्टडी ग्रुप में क्या पढ़ेंगे हम? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ रशिया कर दीजिए, ज्योग्राफी ऑफ अमेरिका कर दीजिए। तो इंडिया की ज्योग्राफी में क्या क्या विविधताएं हैं, कैसे वो चेंज होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इंडिया में भाषाएं कई सारी हैं, बोलियां कई सारी हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन वाला कंट्री है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, अब इंडिया में आप देखेंगे ना तो अलग अलग रेस के लोग भी रहते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर मंगोलाइट भी मिल जाएंगे, द्रविडियन भी मिल जाएंगे, तो कई सारी रेस के लोग रहते हैं। उन सारी रेसेस के बारे में पढ़ना, उन सारी रेसेस की अलग अलग ट्राइब्स के बारे में पढ़ना, इसको हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। और फिर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कि इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है और कैसे वो आज की स्थिति में पहुंचा है। अब यहाँ पे इंडिया की जगह पर आप जो मन चाहे वो कंट्री लिख सकते हो। पांचवा और लास्ट ग्रुप जो हमारा है वो है अर्बन स्टडी ग्रुप। शहर एक अलग टॉपिक बन के निकला है यहाँ पर। इसमें हम अर्बन ज्योग्राफी और अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अर्बन ज्योग्राफी को तो चौपट कर दिया है सभी लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि ट्रंप ने अपने आप को जो जलवायु समझौता है उससे बाहर कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनको विकास करना था, पैसा कमाना था। वैसे ही हर शहर, हर कंट्री ने अपने डेवलपमेंट के लिए शहर के भूगोल को बिगाड़ के रख दिया है। अब क्या कर रहे हैं हम? उसको हम रीजनरेट करेंगे, रीस्टोर करेंगे, जो कि इस साल के एनवायरनमेंट डे या जो एनवायरनमेंट डिकेड चल रहा है उसका एम भी है। और अर्बन सोशियोलॉजी की भाई शहर का जो समाज है वो ग्रामीण समाज से किस तरह से भिन्न है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो वहाँ नहीं है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं है, और फिर दोनों का कंपैरिजन। जो भी आप चाहें अर्बन सोशियोलॉजी में पढ़ सकते हैं। इसके मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, इसके टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये 5 ग्रुप हैं। अभी बेसिकली 2 ग्रुप मैंने आपको बताए थे, फिजिकल ह्यूमन, वो भी सही है, और इसको आप लिख देंगे तो ये थोड़ा सिस्टमैटिक है। जैसा कि हार्टसोन जी ने बताया था कि ऑर्डरली होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ये उस तरह का है। तो यहाँ पर 5 ग्रुप हैं: अर्थ साइंस ग्रुप, इकोलॉजी ग्रुप, रीजनल साइंस ग्रुप, एरिया स्टडी ग्रुप, अर्बन स्टडी ग्रुप। ये 5 ग्रुप हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। बाकी नोट्स तो आपको मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं एम्स क्या क्या हैं ज्योग्राफी के। वैसे तो ज्योग्राफी का क्या एक एम है, ज्योग्राफी के बहुत सारे एम हैं। इतने सारे एम हैं कि उसके ऊपर किताब लिख दी जाए तो भी खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हम 5-6 पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि मोटा मोटी क्या एम, क्या उद्देश्य ज्योग्राफी के हैं, या हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, एम्स पढ़ने से पहले, एम्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ने से पहले ये टॉपिक छूट जा रहा था, तो पहले इसको पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी का नेचर क्या है। बेसिकली पता है, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम बस 2 चीज़ें, ज्योग्राफी एज अ आर्ट, ज्योग्राफी एज अ साइंस, और फिर उसको डिफाइन करते थे, डिस्क्राइब करते थे। यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट लिखे हुए हैं कि ज्योग्राफी का नेचर आखिर है क्या, हम उसको कैसे पढ़ते हैं। साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, भाई साइंस यानी कि साइंटिफिक नेचर है, हम अर्थ साइंस को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका नेचर साइंटिफिक है। उसके बाद स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन, इंटररिलेशनशिप नेचर और ह्यूमन का, नेचर और उसके सराउंडिंग्स का, ह्यूमन और उसके सराउंडिंग्स का आपस में क्या संबंध है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और फिर आपस में वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब बात तो नहीं करेंगे, अब ज़मीन से इंसान का क्या इंटरेक्शन है कि हम वहाँ पर घर बनाते हैं, वहाँ पर हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और खाना ग्रो करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन और इंटरेक्शन, ये एक तरह से अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और तुलनात्मक अध्ययन भी करता है, कंपैरेटिव स्टडी भी करता है, ठीक है। दोनों में विविधताएं, समानताएं, ये सारी चीज़ें देखता है, मतलब एनालिसिस करता है। एनालिसिस के लिए इस पर आएंगे अभी। रीजनल स्टडी करता है, अब इसको आप माइक्रो भी कह सकते हो, इसको आप मैक्रो भी कह सकते हो। अब रीजनल पे आएंगे तो आप इसको माइक्रो कहेंगे, क्योंकि अगर विश्व में पूरी पृथ्वी पे किसी एक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो ये माइक्रो साइंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरे विश्व के बारे में बात करेंगे तो ये मैक्रो साइंस हो जाएगा। तो ये रीजनल स्टडी भी करता है, ये क्षेत्र विशेष के बारे में भी पढ़ता है। सिंथेसाइज नेचर क्या है कि ये चीज़ों को एनालिसिस करता है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ है, हाँ तो बस है,
भाई उसका रीज़न, उसके पीछे क्या कारण है, वो कैसे बनी है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे आसपास के रहने वाले जीव जंतुओं पर, लोगों पर, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, तुलना करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ करता है। तो उसका नेचर क्या है, सिंथेसाइज्ड नेचर भी है, यानी कि चीज़ों को एनालिसिस भी ये करता है। ऐसे नहीं कि अंध भक्ति नहीं करता कि हाँ भाई ज्योग्राफी कह रहा है कि ये होता है तो होता है, बताओ क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जो भी बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक परेशानियां हैं लोगों को नेचर के साथ सामंजस्य बिठाने में आती हैं, या नेचर को इंसानों के साथ सामंजस्य बिठाने में आती हैं, जैसे कि पहाड़ों पे आवागमन, ये एक व्यवहारिक परेशानी है। अब उसका क्या हल निकाला गया कि नेचर को कंजर्व करते हुए, संरक्षित करते हुए हम सड़क बना दें ताकि वहाँ की इकोलॉजी और इकोसिस्टम भी प्रभावित ना हो और ह्यूमन का आना जाना यानी आदमियों का आना जाना भी लगातार चलता रहे, उनका काम भी ना रुके। तो जो भी व्यवहारिक परेशानियाँ होती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम होती हैं, उन सारी चीज़ों का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है और उनका सल्यूशन निकाला जाता है। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी में ये 4-5 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एम क्या है ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी के क्या उद्देश्य है, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। इसका सीधा सीधा एक आंसर है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। अब ये जो इन्होंने आंसर दिया है ना, समझने के लिए, यहीं से हमारा क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या समझना है। अब उस क्या के आंसर में ये 5-6 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला पॉइंट हमें क्या समझना है, टेरेस्ट्रियल फिनोमेना और उसका रिलेशन विद सराउंडिंग्स, किसी भी जगह या किसी भी ज़मीन पर या अर्थ के सरफेस पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और उसका अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास के फिनोमेना से क्या रिलेशन है, वो हमें इसमें समझना है। इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। दूसरा क्या है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल रिलेशन। भाई किसी भी क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हर जगह पर हर चीज़ नहीं मिल सकती। जैसे कि आयरन ओर की बात कर लीजिए, आयरन ओर हर जगह थोड़ी मिलता है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। तो किसी विशेष जगह पर क्या चीज़ें मिलती हैं और उसका अपने आसपास की चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संबंध बनता है। जैसे कि अगर हम आयरन ओर की बात कर लें, आयरन ओर अगर कहीं मिलेगा तो वहाँ की सोसाइटी का क्या रिलेशन होगा कि भाई वहाँ की सोसाइटी के बहुत सारे लोग आयरन एंड स्टील, लौह इस्पात के कारखानों में काम करते हुए जाते हुए हमको दिखेंगे। इसी तरह से कुछ भी चीज़ें अगर डिफर करेंगी तो वहाँ के लोगों के साथ वहाँ के जीवन यापन पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशल रिलेशन हमें पढ़ना है, समझना है, इसके लिए ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मेरा फेवरेट, मैन एनवायरनमेंट इंटर रिलेशनशिप। भैया मानव और प्रकृति में क्या रिलेशन है? मुझे तो लगता है प्यार का रिलेशन है, लेकिन इसमें मानव जो है वो लालची है। मुझे लगता है कि प्रकृति जो है ना उसका वन साइडेड लव है ह्यूमन के साथ, वो प्यार करती है, लेकिन ह्यूमन ग्रिडी हो गया है, लालची हो गया है। अब इसको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, जितना भी ले सकते हो बर्बाद कर डालो। फिर जब नेचर को गुस्सा आ जाता है तो फिर तबाही मच जाती है। आपको पता ही है कि क्या करती है नेचर। ठीक है, तो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को भी हमें समझना है कि दोनों कैसे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। पूरक का मतलब दोनों को ही, दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एक्चुअल में कैसी है, उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फिनोमेना हैं, कौन कौन सी आकृतियां हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली पता करना है तो हमें क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे अद्भुत कला जो आती है ज्योग्राफी में वो है मैपिंग। मैपिंग मेरा फेवरेट है भाई। मैपिंग करना आपको समझना है, मैप को पढ़ना समझना है, मैप को बनाना समझना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक उद्देश्य है ज्योग्राफी को पढ़ने का कि आपको मैपिंग आ जाती है। मैपिंग की अद्भुत कला सबको नहीं आती, लोग मैप देख के भागते हैं कि आखिर उसको कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, मैं खुद ही भागता था। फिर लास्ट में आता है हमारा रीजनल प्लानिंग। भैया हमने मैप बना लिया, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया, रिलेशन भी मैन एनवायरनमेंट का देख लिया, टेरेस्ट्रियल फिनोमेना भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया हमने।
अब हमें इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी है कि भैया अब यहाँ पे लोग बसेंगे, लोगों को पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी सब कुछ हमें देना है। तो वो कैसे देना है? रीजनल प्लानिंग, क्षेत्रीय प्लानिंग करने के बाद। तो ये कुछ एम्स हैं ज्योग्राफी को पढ़ने के, और भी हो सकते हैं आपकी किताब में। अगर आप कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ दूसरी भाषा में लिखे होंगे या फिर एक दो एक्स्ट्रा लिखे होंगे, तो आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से बस इतना ही एम्स। और आज का जो वीडियो था नेचर, डेफिनेशन, ज्योग्राफी, नेचर या स्कोप या मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी का जो टॉपिक था वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।